बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपके घुटनों के अंदर सोजिश क्यों हो जाती है, सूजन क्यों हो जाती है, इन्फ्लेमेशन क्यों होती है, और अगर हो जाए तो फिर इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। हमारे जोड़ों के अंदर या घुटनों के अंदर सोजिश होने की सबसे बड़ी वजह होती है जब हमारे घुटनों की बीच की रबड़ ख़राब हो जाए, जब घुटनों के बीच की ग्रीस ख़राब हो जाए। मेडिकल में इसे कहते हैं कार्टिलेज। अगर कार्टिलेज डैमेज हो जाए, घुटनों के बीच में मौजूद जो रबड़ है या जो ग्रीस है वो ख़राब हो जाए, तो हमारे घुटने आपस में रगड़ना शुरू हो जाते हैं, टक टक की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ये जो रगड़ होती है इसकी वजह से बार बार घुटने के अंदर चोट लगती है। जहाँ पर भी कोई भी चोट लगे, घुटने के अलावा कहीं पे भी किसी भी जगह पे जब चोट लग जाए, तो जो पहला साइन आता है, जो पहली अलामत आती है, वो सोजिश होती है। जब हमारे जोड़ों के बीच की रबड़ ख़राब होती है, कार्टिलेज ख़राब होती है, तो हमारे घुटनों के अंदर बार बार चोट लगती है। उस चोट के नतीजे में बार बार सोजिश होती है और अक्सर औकात सोजिश ठीक हो जाती है, कुछ दिनों के बाद दोबारा हो जाती है। उसकी वजह यही होती है कि जब आप खड़े होते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं, जब चलने लगते हैं, तो आपके जोड़, आपकी हड्डियां आपस में रगड़ती हैं। रगड़ क्यों आ रही है? क्योंकि बीच में, दोनों हड्डियों के बीच में जो रबड़ है वो ख़राब होगी, जो कार्टिलेज है वो ख़राब हो गई है, जिसे हम आर्थराइटिस भी कहते हैं। अच्छा, अब जब आप खड़े होकर चलने लगे हैं तो दोनों हड्डियां आपस में रगड़ना शुरू होगी। रगड़ की वजह से चोट लगेगी, चोट की वजह से सोजिश होगी। अब जब भी आपके जोड़ों के अंदर सोजिश होती है तो पहला काम आप क्या करते हैं? आप रेस्ट करते हैं। जब आप रेस्ट करते हैं तो क्या होता है? तो वो जो रगड़ आने का अमल होता है, जो हड्डियां आपस में रगड़ती हैं, वो कम हो जाता है रेस्ट करने की वजह से, तो आपकी सोजिश कम होना शुरू हो जाती है। साथ में आप पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेना शुरू करते हैं तो आपकी सोजिश कम होने लग जाती है। लेकिन जैसे आप खड़े होकर दोबारा चलने लगते हैं, कोई एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, तो फिर दोबारा से सोजिश आ जाती है। तो उसकी वजह ये होती है कि आपके जोड़ों के बीच की रबड़ ख़राब हो जाती है। अब अगर इस तरह का मसला आ जाए ना, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? अपनी डाइट के ऊपर फोकस करना, अपने खानों के ऊपर फोकस करना है। ऐसे खाने जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी हों, उन्हें आपने अपनी डाइट में ऐड करना है। और ऐसे खाने जो कि इन्फ्लेमेशन को या सोजिश को प्रमोट करते हैं, उनको अपनी डाइट में से, अपने खानों में से स्किप करना है। किस तरह से? वो खाने जो कि इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं या फिर बढ़ा देते हैं, वो हैं हमारे पास, जैसे अल्कोहल है, प्रोसेस्ड फूड है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर्स हैं, और इसके अलावा जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या फिर जो शुगर इनटेक वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं। ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो कि आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं। अगर आपकी चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा है, शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा है, उनके अंदर सोजिश का अमल ज़्यादा होगा। अब इसकी क्या वजह होती है कि आप सोच रहे होंगे कि शुगर या चीनी का इस्तेमाल और घुटने की सोजिश ये किस तरह से लिंक होगी। दरअसल होता ये है कि जब आपके जिस्म के अंदर चीनी की मिकदार या शुगर की मिकदार अगर ज़्यादा है, तो आपके जिस्म के अंदर जो हीलिंग का प्रोसेस है वो ख़राब हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगी जिन लोगों को शुगर का मसला है। ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ हो, जिनको शुगर हो, उनको किसी जगह पे भी चोट लग जाए, लाइक घुटनों के अलावा यहाँ पे हाथ के ऊपर अगर उनको चोट लग जाए, तो उनका जो खरींड बनने का अमल है, यानी कि खून के जमने का जो अमल है, वो बहुत स्लो होता है। कि किसी भी जगह पे चोट लगने के बाद जैसे चोट लगती है ना, तो वहां पे खून निकलता है। जैसे खून निकलता है, वो खून थोड़ी सी देर के बाद जम जाता है और खरींड बन जाता है, जिसे हम मेडिकल में स्कार फॉर्मेशन कहते हैं। नॉर्मली जब भी जहाँ पे भी चोट लगती है तो ये प्रोसेस होता है, लेकिन जो शुगर के मरीज होते हैं उनमें जब चोट लगती है, खून निकलता है, वो निकलता ही रहता है, वो जल्दी जमता नहीं है। उसकी वजह क्या होती है? उनके जिस्म में शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है। सो अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं भी हैं, इवन अगर जो शुगर के पेशेंट हैं, उनमें घुटनों की सोजिश, घुटनों के मसाइल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें हीलिंग का प्रोसेस कम होता है। अगर आपको शुगर का मसला नहीं है, लेकिन अगर आपकी डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिनसे शुगर इंटेक बढ़ता है आपके जिस्म के अंदर, तो फिर आपके घुटनों के अंदर दर्दें ज़्यादा होंगी, घुटनों में सोजिश ज़्यादा होगी। अब हमने क्या करना है? हमने अपनी डाइट में से इन्फ्लेमेटरी खाने निकाल देने, ये वाले खाने जो इन्फ्लेमेशन प्रमोट करते हैं उनको निकाल देना है, और ऐसे खानों को अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है जिससे आपके जिस्म की इन्फ्लेमेशन कम हो। अब वो कौन कौन से खाने हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप खा सकते हैं तो अब मछली को अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। मछली बहुत अच्छी
एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है। इसके अलावा कलेजी का इस्तेमाल करें। कलेजी ना सिर्फ आपके जिस्म के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करेगी बल्कि आपको विटामिन डी भी देगी, जो कि आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी भी और एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसके अलावा आपने लहसुन का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर होता है लाइसिन, ये आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसके अलावा आम रूटीन के अंदर जो हम डेली बेसिस पे चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं उनमें आपने अदरक का इस्तेमाल भी करना है। और इसके अलावा जैतून का तेल, ये बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। और इसके अलावा आपने अलसी के बीज का इस्तेमाल करना है। ये बीज भी बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। ऐसे लोग जो रेगुलर बेसिस पे मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस देखते हैं, मैंने ना इन्फ्लेमेशन पे, घुटनों के ऊपर या घुटनों की जो दर्दें हैं इस पे मैंने बड़ी डिटेल में वीडियोस बनाई हैं। और मैंने उन वीडियोस के जो कमेंट्स हैं वहाँ पे देखा है कि ऐसे लोग जिन्होंने अलसी के बीज का इस्तेमाल शुरू किया था, उन्होंने अपने कमेंट्स में मुझे आके बताया कि ये शुरू करने के बाद उनके घुटनों की सोजिश बहुत हद तक कम हुई है। ये आप लोग खुद भी मेरे चैनल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन वाली वीडियोस है ना, उसके नीचे आपने लोगों के कमेंट्स पढ़ने हैं कि उनको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। तो अलसी के बीज का जो एविडेंस है ना, तो वो आपको हमारे इस चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा कि लोगों ने इस्तेमाल करने के बाद क्या अपनी राय दी है। और अगर आप में से किसी ने पहले ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं, इसका क्या असर हुआ है, नीचे कमेंट्स में लाजमी बताना ताकि दूसरों लोगों की हेल्प हो सके। और मेरे इन वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दवाइयों पे डिपेंडेंट होने की बजाय हम डाइट की मदद से, एक्सरसाइज की मदद से, थेरेपी की मदद से अपने घुटनों को ठीक कर सकें। ठीक है। अच्छा, मैंने जो जो चीज़ें आपको डाइट में बताई हैं ये सारी की सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। इन सारी चीज़ों को आप अपनी डाइट में बैलेंस आउट कर सकते हैं कि कब कब आपने क्या क्या लेना है। अलसी के बीज को खाने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने इन्हें लेना है, इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेना है और उसके बाद पीस के पाउडर बना लें। दही वगैरह अगर हो घर के अंदर तो उसमें छिड़क के तो आप दही में मिक्स करके आधा चम्मच डालें और उस दही को खा लें। और इसके अलावा आम रूटीन में आप सैलड अगर बना हुआ उसके ऊपर छिड़क के सैलड को खा सकते हैं। तो ये कुछ डाइट में चीज़ें हैं। इसके अलावा जब भी घुटनों के ऊपर सोजिश हो तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि आपने गर्म टकोरें नहीं करनी। सोजिश जब भी हो तो आपने यहाँ पे ठंडी टकोर अप्लाई करनी है। इस तरह का आइस पैक खरीद लें और इस आइस पैक को आपने अपने घुटने के ऊपर बांध देना है। जब ठंडा हो जाए फ्रिज में रख के ना, ठंडा करके इसके ऊपर बांध देना है। तो शुरू में आपको थोड़ी बहुत इरिटेशन हो सकती है, लेकिन आपने जब भी सोजिश हो तो ठंडी टकोर करनी है, जब अकड़ाव हो तो गर्म टकोर करनी है। ठीक है। और अक्सर लोगों का सवाल होता है कि हमें सोजिश भी, हमें अकड़ाव भी है, तो फिर आपने ठंडी और गर्म टकोर दोनों करनी है। सो इसको करने का एक तरीका होता है, लेकिन इसके लिए बेहतरीन ये होता है कि आप अपने नज़दीकी किसी भी थेरेपी सेंटर पे चले जाएं और वहाँ पे जाके अपने जो थेरेपिस्ट है ना, उनसे अपने घुटने को असेस करवा के फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको गर्म टकोर करनी है, ठंडी टकोर करनी है। अगर आप मुल्तान से हैं तो आप हमारे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं। मुल्तान के अलावा अगर किसी और शहर से हैं तो मेरे साथ डायरेक्टली वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स के अंदर लिंक दे दूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके सारी डिटेल्स देख सकते हैं। व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो आपकी वीडियो कंसल्टेशन भी हो जाएगी, जिसमें आपके एक्सरे, आपकी सारी तफसीलात देख के मैं आपको गाइड कर दूंगा कि अगर आपने वर्जिश करनी है तो कौन सी करनी है और आपने ठंडी टकोर करनी है, गर्म टकोर करनी है, कोई दवाई वगैरह लेनी है, वो सब कुछ मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है। सो एक तो हो गया डाइट कि कौन कौन सी चीज़ें हमने खानों के अंदर ऐड करनी है। दूसरा हो गया हमने ठंडी टकोर करनी है जब भी सोजिश होगी। और जहाँ तक बात है मेडिसिन की, तो जो दवाइयाँ दी जाती हैं सोजिश के लिए उन्हें हम कहते हैं एनसिड। एनसिड का मतलब होता है, एन का मतलब होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी, समझ आ रही है इस बात की? AI जो ये लिखा हुआ है एनसिड, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने वाली। सो इसमें बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, नेफ्रोक्सिन आती है, निब्रोफोर्ट आती है और भी बहुत सारी आती हैं। ये सारी एक मेन कैटेगरी है। जैसे अगर किसी को बुखार हो तो हम कहते हैं एंटीबायोटिक ले लें। अब एंटीबायोटिक एक खुद तो दवाई नहीं है, एक कैटेगरी है। उस कैटेगरी में इतनी सारी दवाइयाँ आती हैं, जैसे आगमेंटन है, एमॉक्सिसिलिन है, पेनिसिलिन है। ऐसे एनसिड्स के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ होती हैं। सो दवाइयों में एनसिड्स होती हैं। अब स्पेसिफिक आपने कौन सी दवाई लेनी है, इस वीडियो को इतने सारे लोग देखते हैं, मैं एक एक अगर गोली बताऊँगा तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो इसके लिए बेटर ये होता है कि आप अपने ऑर्थोपेडिक को, थेरेपिस्ट को एक दो मिल के अपनी कंडीशन बता के उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन लेंगे। सो आपको आई होप सो समझ आ गई होगी कि घुटने में जब सोजिश हो तो एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने आपने खाने हैं, इन्फ्लेमेटरी खाने अवॉइड करने हैं। इसके अलावा आपने आइस पैक का इस्तेमाल करना है और दवाइयाँ जो एंटी इन्फ्लेमेटरी अक्सर लोग हैं जो ऑलरेडी ले रहे होते हैं। और इसके अलावा आपने नियर बाय किसी भी थेरेपी सेंटर पर विजिट करके अपनी थेरेपी करवानी है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक भी करें, नीचे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस भी बताएं और अगर इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।